अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस करने जा रहे इस हफ्ते के टेस्ट की फिजिक्स के पोर्शन की डिस्कशन। तो ये फुल कोर्स का टेस्ट है जिसका फर्स्ट एमसीक्यू है 123। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg हैज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ 10 न्यूटन सेकंड, इट्स वेलोसिटी विल बी। ठीक है, बेसिकली मोमेंटम से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। हमें पता है कि मोमेंटम लीनियर मोमेंटम पी एम वी के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, v का मैग्नीट्यूड, तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू पी बाय एम। यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू हमें गिवन है 10 न्यूटन सेकेंड और मास गिवन है 0.5। पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर चला जाएगा, 100/5 से आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। एमसीक्यू नंबर 2 है द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू। हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम mv के बराबर है, तो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं I इंटू ओमेगा। आई से मुराद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा से मुराद एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो लेते हैं, सो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। The shape of the curve representing the relation between the speed and kinetic energy of a moving object। जब कोई बॉडी मोशन करता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है हम लिख सकते हैं इसको हाफ mv² की फॉर्म में। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ भी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। ये वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है ये स्क्वायर की फॉर्म में है। तो जब भी इस तरह का रिलेशन आप ग्राफ में ड्रा करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी और v का जो ग्राफ बनता है दैट विल बी पैराबोलिक। ठीक है, अगर ये सिर्फ v होता हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो जिस तरह m है, लेकिन v² है तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो पैराबोलिक इस तरह कर्व फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 126 है टू बॉडीज कोलाइड्स इनइलास्टिकली द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। हम कहते हैं कि कोलिजन जब दो बॉडीज करती है वो इलास्टिक भी हो सकती है, इनइलास्टिक भी हो सकती है। कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, दोनों हालतों में मोमेंटम कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे होती है। तो ऑप्शन में लीनियर मोमेंटम का टर्म गिवन है, तो दैट इज द टर्म व्हिच विल रिमेन कंजर्व्ड। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 127 है greater the area under the curve of force displacement graph greater will be। force displacement graph के नीचे जो एरिया आता है that will represent the work done। अगर मैं आपको ड्रा करके दे दूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और कांस्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल बी लाइक दिस। अब इस कर्व के नीचे, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। अब अगर ये एरिया ज्यादा हो तो वर्डन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, एरिया कम हो अंडर द ग्राफ तो वर्डन की वैल्यू भी कम होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। ग्रेटर द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ग्रेटर विल बी द वर्क। ऑप्शन सी करेक्ट है। 128 है द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल। जब भी कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द अलोंग अ सर्कुलर पाथ मोशन करती है तो हम कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। वेलोसिटी और जो रेडियस है, रेडियल जैसे आपस में ये 90 डिग्री पे होते हैं। तो वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल है उस बॉडी के लिए तो हमें पता है कि मोमेंटम क्या है, ये mv के बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन आपके पास मोमेंटम की भी होगी। तो अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है सर्कुलर मोशन में तो मोमेंटम भी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, टेंजेंट टू द सर्कल होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 129 है for a frequency of 20 hertz per second vibrations completed are। अगर हम कहते हैं कि किसी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड या द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में एक बॉडी कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होगी, एक सेकंड में 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 130 है which of the following pair represents maximum and minimum values respectively at the mean position during simple harmonic motion। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो मीन पोजीशन पे इनमें से कौन सा पेयर जो है उनमें से एक जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम होगी, दूसरी मिनिमम होगी। तो हमें पता है कि
जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो मीन पे और एक्सट्रीम पे आपके पास वेलोसिटी और फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर हम कहते हैं कि ये मीन पोजीशन है एक बॉडी की और ये क्या है, एक्सट्रीम है प्लस एक्सएम है, और ये दूसरी एक्सट्रीम है माइनस एक्सएम। एक्सट्रीम पे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू याद रखिए मैक्सिमम होती है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी। तो एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम। चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ये बॉडी जब मीन की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, मीन पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि मीन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मिनिमम, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है जिसमें वेलोसिटी मैक्सिमम और रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है, वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। एमसीक्यू नंबर 9 है, एमसीक्यू नंबर 9, if a power of 1 kilowatt is maintained for 1 minute, the energy of work done is। हमें पता है कि पावर का फार्मूला जो है वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हम लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। अगर आपके पास पावर गिवन है 1 किलोवाट का और टाइम हो आपके पास 1 मिनट का, 1 मिनट का, तो आपको पता है किलो 10⁻³ को रिप्रेजेंट करती है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे 6 × 10⁴ वाट सेकंड से जूल आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। 132 है, रेशियो ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस टू एसआई यूनिट। एनर्जी की यूनिट जो है वो सीजीएस और एसआई यूनिट का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए एनर्जी का यूनिट जो होता है वो एसआई सिस्टम में जूल है, जबकि सीजीएस सिस्टम में अर्ग के बराबर है। ये रेशियो पूछी गई आपसे। अब हमें पता है कि 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, ऊपर भी अर्ग है, अर्ग के साथ कैंसल। सो 1/10⁻⁷ या 10⁻⁻7 जो है ये रेशियो आपके पास आएगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 133, if an electric dipole is placed at the center of the closed surface of a rectangular shape, then electric flux through the surface is। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक ऐसे गाशियन सरफेस के अंदर रख दे जो कि रेक्टेंगुलर शेप का हो, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी। याद रखिए जब भी आप किसी चार्ज को एक गाशियन सरफेस के अंदर रखते हैं तो फ्लक्स के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। अब डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पे मुश्तमिल होता है विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर। चूंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनका जो नेट चार्ज होगा उसकी वैल्यू हमेशा के लिए क्या आएगी, जीरो आएगी। तो टोटल फ्लक्स भी क्या आएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपके पास चार्जिंग क्लोज क्या है, जीरो है, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 134 है, a uniform electric field E exists between two charge plates as shown in the figure. What would be the work done in moving a charge Q along the closed rectangular path A, B, C, D, A? अगर आपके पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पे अप्लाई हुआ है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एक क्लोज्ड पाथ में मूव किया जा रहा है, रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी ए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है अलोंग द क्लोज्ड पाथ वो हमेशा के लिए क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर आप इसमें वर्क डन करेंगे अलोंग द क्लोज्ड पाथ तो उस वर्क डन की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। 135 है, an electric bulb is rated 220 volt 100 watt. The power consumed by it when operated on 110 volt will be। अच्छा, इस पे जो वैल्यूज गिवन है बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट, इससे आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R या R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। तो यहां से V क्या है, 220 है, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 100, 0 0 के साथ कैंसिल।
सो 22 मल्टीप्लाई बाय 22 आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपने पावर कंज्यूम मालूम करना है तो अगेन P इज इक्वल टू V स्क्वायर और R। वोल्टेज 110 गिवन है आपको, तो स्क्वायर है, डबल लेंगे, डिवाइड बाय 22, 5 के साथ कैंसिल, सो 5 इंटू 5 से क्या आएगा, 25 वाट आ जाएगा। सो पावर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 25 वाट आ जाएगा। 136 है, EMF ऑफ द सेल गिव्स अस, EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये असल में आपके पास किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन किस फॉर्म में जमा होगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी आप इसको लिख सकते हैं। पर कूलम चार्ज के पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट विल रिप्रेजेंट द EMF ऑफ द सेल। 137 है, अ मेटालिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm is bent to form a square. The resistance between the two diagonal points would be। अच्छा, यहां पे एक स्क्वायर लिया गया है, एक वायर को स्क्वायर की फॉर्म में लगाया गया है, या एक वायर को बेंड किया गया और इससे स्क्वायर बनाया गया। आपको पता है स्क्वायर के तीनों चारों साइड्स सेम होते हैं। यहाँ पे इनकी जो रेजिस्टेंस होगी उनकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब 12 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 ओम का होगा। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम आपके पास, और यहाँ पे भी 3 ओम। हमने 12 ओम की रेजिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके डायगोनल पॉइंट्स थे, डायगोनल ये पॉइंट्स है ये दोनों डायगोनली। तो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के दरमियान में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, जब मैं इन दो पॉइंट्स को लूंगा तो मेरे पास ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे, तो 3 + 3 से क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, 6 ओम। मतलब इस तरह लगेगा कि ए और बी के दरमियान में दो रेजिस्टर R1 और R2 कनेक्टेड जिनका रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है R = R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2, 6 × 6 डिवाइड बाय 6 + 6, 36/12 से क्या आएगा, 3 ओम। तो 3 ओम जो है वो ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। 138 है, two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they are at the same। याद रखिए, हम कहते हैं कि जब दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में हो तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करता है। ये हीट तब तक फ्लो करता है जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है हीट फ्लो करता रहेगा, लेकिन जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए तो फिर हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 139 है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन on a car is 200 Newton. The car moves with the speed of 10 meter per second. What is the power? Power का फार्मूला जो है वो आप लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स गिवन है 200 न्यूटन और वेलोसिटी गिवन है 10, तो ऐसे आ जाएगा 2000 वाट, या इसको आप लिख सकते हैं 2 किलोवाट। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। 140 है, in an adiabatic process internal energy of an ideal gas। याद है कि internal energy is the function of temperature। टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में हमेशा के लिए चेंज आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑलवेज चेंजेस। 141 है, two bodies A and B having masses in the ratio 3:1 possesses the same kinetic energy. The ratio of the linear momentum of A to B is। अब इसमें सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए मास और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन की डिराइवेशन हो चुकी है। हमें फार्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर है p² डिवाइड बाय 2m, या p² को मैं लिख सकता हूँ 2m × E, या p = √2me। एनर्जी तो सेम है, 2 कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम का √m के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं इसको तो pa और pb दो बॉडीज के लिए लेता हूं तो इनके मोमेंटम का रेशियो आ जाएगा √ma डिवाइड बाय mb। अब इसके लिए मास 3 गिवन है और यहाँ पे b के लिए मास 1 गिवन है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा √3/1, या √3:1। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। 142 है, which of the following is a charge independent force? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद रखिए
इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, उस पर इफेक्ट करता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में पास होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट भी कर सकता है, उसको एक्सेलरेट भी कर सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो मैग्नेटिक फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करता है, एक्सेलरेट नहीं करता। जबकि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में, जहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी न्यूक्लियर फोर्स होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी है, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। 143 MCQ है, अगर आपके पास डिफरेंट वर्डन हुए हैं W1 W2 W3 ऑन अ बॉडी व्हेन मूविंग थ्रू द डिफरेंट पाथ्स 1 2 3, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो द वर्डन की वैल्यू क्या होगी? याद रखिए यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है इसमें कहा गया है कि पॉइंट A से पॉइंट B पे तक, एक बॉडी पे पॉइंट A से पॉइंट B तक वर्डन हो चुका है along this path is called point path 1। फिर A से B तक एक स्ट्रेट पाथ भी है, that is path 2, और A से B तक एक कर्व पाथ भी है, that is called path 3। इन तीनों पाथ्स के along बॉडी पे फ्रॉम पॉइंट A टू B वर्डन हुआ है। आपसे पूछ रहे कि वर्डन की वैल्यू तीनों के लिए सेम होगी या डिफरेंट होगी? याद रखिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है और हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पे अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान में वर्डन करेंगे तो वो वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो चूंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो तीनों पाथ्स के लिए वर्डन की वैल्यू क्या होगी? वो सेम होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 144 है, if two persons A and B take 2 and 4 seconds respectively to lift an object to the same height, then the ratio of their power is। पावर के फार्मूले में जब आप लिफ्टिंग की बात करते हैं आप कहते हैं P is equal to mgh by t, क्योंकि हाइट सेम है तो ये टर्म तो आपके पास सेम है। यहाँ पे P और T के दरमियान रिलेशन की बात करते हैं, पावर और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप बॉडी ए और बॉडी बी की पावर की बात करेंगे तो टाइम के साथ इनका रिलेशन क्या बनता है? इनवर्स बनता है। इस तरह आपके पास आएगा। अब आपके पास बॉडी ए का टाइम क्या है? 2 सेकंड है, बॉडी बी का क्या है? 4 सेकंड है। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो पी ए और पी बी का जो रेशो आता है तो आपके पास 2:1 आता है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 145 MCQ है, a force acting on a particle moving in a straight line is shown in the figure, what is the burden by the force on the particle in the first meter of trajectory। अच्छा यहाँ पे ये जो MCQ है ये ग्राफ इसके लिए गिवन है, ग्राफ से आपने सॉल्व करना है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और 3 ये मुख्तलिफ डिस्टेंस है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। यहाँ पे स्टार्ट में 1 मीटर डिस्टेंस तक फोर्स की वैल्यू में वेरिएशन आया है और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या है? 5 मीटर। उसके बाद यहाँ तक वैल्यू कांस्टेंट है, उसके बाद इसमें डिक्रीज आता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि 1 मीटर ट्रेजेक्टरी तक, 1 मीटर डिस्टेंस तक जो वर्डन है वो कितना होगा? याद रखिए एफ डी कर्व में या एफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व में आपके पास एरिया अंडर द कर्व जो होते हैं वर्डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ डी कर्व। यहाँ पे जो एरिया है वो ट्राइंगल की शक्ल में, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और हमें पता है कि ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला क्या है? हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस के फार्मूले से आप इसको लिखते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? फोर्स है, फोर्स 5 न्यूटन का गिवन है, जबकि बेस आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या लाएंगे? 1 मीटर। तो अगर आप इसको 5/2 के फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2.5 जूल। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। 146 है, if the radius of the first atomic orbital that is called Bohr's radius is 0.053 nanometer, then the radius of the third orbit is। पता है कि फार्मूला जनरल फार्मूला है Rn is equal to n square R0। R0 is the Bohr radius। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? आप इनकी जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.053 सबके पास आएगा 0.477 नैनोमीटर, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 147 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपके पास लाइमन बाल्मर और पासन सीरीज में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? याद रखिए फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। लाइमन सीरीज का वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट है तो फ्रीक्वेंसी इसकी हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए है, लाइमन सीरीज। फॉर लाइमन सीरीज वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट एज कंपेयर टू अदर सीरीज, सो फ्रीक्वेंसी विल बी हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किसकी होगी? लाइमन सीरीज की होगी। 148 है, रेडिएशंस विद वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड लाइट आर कॉल्ड। अच्छा हम पढ़ते हैं
एटॉमिक स्पेक्ट्रा में कि जब कोई किसी प्रिज्म पे व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करती है और ये जो आपके पास 7 कलर का बैंड बन जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है, वेवगाइड इसे कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की है। अब एक ऐसा कलर जिसकी वेवलेंथ आर से भी ज्यादा हो उसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड IR इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर। तो जो हायर या लॉन्गर वेवलेंथ है रेड लाइट से दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। 149 है a radioactive substance disintegrates for 4 hours in 1/16 part remains undisintegrated, what will be the half life of that element? अगर आपके पास कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो इनिशियल के मुकाबले में 1/16 टाइम्स है तो कह रहे कि इसका हाफ लाइफ कितना होगा, ठीक है। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1/16 into n0? क्या मैं इसको 1/2 होल पावर n की फॉर्म में लिख सकता हूं? ये n जो होगा ये 4 दैट इज दरअसल आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, मतलब इस पे 4 हाफ लाइफ गुजर चुके हैं। 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद इसकी वैल्यू कितनी रही? 1/16 टाइम रह चुकी है। तो अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास गिवन है और आपके पास टोटल टाइम भी गिवन है, कितना गिवन था? वो है 4 आवर्स का। तो आप एक हाफ लाइफ के लिए वैल्यू निकाल सकते। फार्मूला क्या होगा? n इज इक्वल टू डेल टी डिवाइड बाय टी हाफ या टी हाफ इज इक्वल टू डेल टी डिवाइड बाय n। 4 आवर्स डिवाइड बाय 4 हाफ लाइफ, आंसर इज 1। मतलब एक हाफ लाइफ के लिए टाइम कितना है? 1 घंटा है। तो 4 हाफ लाइफ के लिए 4 घंटे हो गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 150 है a radiative nuclei decay by emitting alpha particle बीटा पार्टिकल इन gamma photon the change in the nuclear number। याद रखिए जब भी रेडियोएक्टिविटी होती है अल्फा एमिशन बीटा या गामा एमिशन होती है तो सिर्फ अल्फा एमिशन के दौरान न्यूक्लियर नंबर में चेंज आता है और वो कितना आता है? 4 टाइम डिक्रीज होता है। बीटा या गामा में कोई चेंज नहीं आता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 151 है which of the following will be best shield against gamma rays। याद रखिए जब हमारे पास अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट होती है तो पेनिट्रेशन पावर गामा की सबसे ज्यादा होती है। अल्फा को आप एक कागज की शीट से ब्लॉक कर सकते हैं, बीटा को आप एल्यूमिनियम की शीट से भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो गामा है उसके लिए आप लेड का इस्तेमाल, तो तीनों रेडिएशंस को ब्लॉक करने के लिए आप लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट शील्ड जो है वो लेड का होगा। 152 है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज। वेवलेंथ का जो रिलेशन है डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू h और p है, जिसका मैं h और m भी लिख सकता हूं। अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो वेलोसिटी आपके पास v इज इक्वल टू h और m लैम्डा का रिलेशन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। 153 है if the incoming photon of energy 6 electron volt strikes an element with a work function of 2 electron volt the maximum kinetic energy of the ejected electron is। हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब फोटोन मेटल सरफेस पे पड़ता है, ठीक है, उसकी आपके पास जो एनर्जी है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गिवन है। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। वर्क फंक्शन इज द एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो फार्मूला जो इसका है वो है HF, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है HF, इसको आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन HF इज यूज्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन और कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। आपके पास HF की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। अगर आप इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर ले सो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 4। 154 ऑप्शन सी करेक्ट है। 154 है इन आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस वुड है। डायोड आइडियली हम कहते हैं कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायसिंग कर रही है तो फॉरवर्ड बायसिंग कर रही है करंट को अलाउ करता है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। लेकिन रिवर्स बायसिंग के दौरान ये करंट को बहने नहीं देता, करंट के फ्लो को स्टॉप करेगा। अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस इसकी जो होगी वो इनफिनिट होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। 155 है इफ वी डबल द नंबर ऑफ टर्न्स एरिया इन करंट थ्रू अ सोलेनॉइड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस वुड बी। सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला इज इक्वल टू n phi by I है। यहाँ पे फ्लक्स क्या है? B into A के बराबर है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करें, हम एरिया को डबल करें और हम करंट की वैल्यू को डबल करें, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंडक्टेंस? तो 2 टू कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द n phi by I, तो इट विल बिकम डबल।
इन टर्म्स के डबल करने से यहाँ पे आपके पास इंक्रीज बाय 2 आ जाएगा। 156 है अ सोलेनॉइड कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या हाफ्स मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सेम करंट इन ईच हाफ। एक सोलेनॉइड है जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पूछ रहे हैं कि अगर आप इनको 2 हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इससे इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में चेंज आएगा? नहीं आएगा। याद रखिए सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, और इसका जो फार्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट NI है। N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखिए यूनिफॉर्म फील्ड हम कहते हैं इस वजह से क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ का जो रेशियो है वो हमेशा के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो BI के साथ चेंज होना है, क्योंकि करंट सेम है तो B की वैल्यू भी सेम रहेगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल रिमेन द सेम एज ओरिजिनल। ए ऑप्शन करेक्ट है। 157 है अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है? C है। 158 है द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर होता है, मतलब एंगल क्या है? 0 है, तो इस पे एक डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इस पे कोई फील्ड असर नहीं करेगा। क्यों? भी साइन 0 के फार्मूले साइन थीटा के फार्मूले से अगर हम इसमें पैरेलल केस में एंगल 0 पुट साइन 0 0 के बराबर, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइन 0 से 0 आता है तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन C करेक्ट है। 153 159 है एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग द x डायरेक्शन, इट एनकाउंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द y डायरेक्शन, इट्स सब्सिक्वेंट मोशन विल बी। इलेक्ट्रॉन अगर x डायरेक्शन में जा रहा है और इस पे जो फील्ड है y डायरेक्शन में, इट मींस कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर होता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर होता है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। अब ये जो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वो बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ मोशन पे मजबूर हो जाती है। यहाँ पे ये x है और ये क्या है? y है, और यहाँ पे z एक्सिस है। जब ये चार्ज पार्टिकल इस तरह जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर जाएगा तो इस पे फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के नतीजे में ये जो चार्ज पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। किस प्लेन में करेगा? ये z है और x है, ये इस तरह एक्स जेड प्लेन में क्या करेगा? ये सर्कुलेट होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर C, जिसको आप राइट हैंड रूल से कर सकते हैं, ठीक है। 160 है when two capacitors of the same capacitance C are connected in parallel and in series, the capacitance of these two capacitors will be। अच्छा बेटा, यहाँ पे दो सेम कैपेसिटर लिए गए हैं, पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, फिर उसके बाद सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो है n टाइम्स ऑफ C। दो कैपेसिटर है तो 2C हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है C/n, तो 2 है तो C/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे पैरेलल टू सीरीज तो 2C डिवाइड बाय C/2, तो ये हो जाएगा, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 4C/C हो जाएगा। तो द रेशियो इज 4:1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 161 है if electric field intensity is increased by 3 times the energy density। कैपेसिटर के केस में एनर्जी डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपस में ये रिलेशन है। तो अगर आप इसको 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9 आता है। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे इनिशियल वैल्यू के मुकाबले में तो एनर्जी डेंसिटी जो है आपके पास 9 गुना बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। 162 है two charge spheres are separated by 2 mm, which of the following would yield the greatest attractive force। attractive force चार्जेस के दरमियान में तब होता है जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव। इन तमाम ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है +2 की और -2 की, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही तो यही करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। 163 है द फंडामेंटल नोट produced by closed organ pipe is F, the fundamental note produced by the open organ pipe will be। याद रखिए ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के 2 टाइम्स के बराबर होती है। अब अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी f है तो ओपन की क्या हो जाएगी? 2f हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो C होगा। 164 है if the velocity of the sound in air is 336 meter per second, the maximum length of the closed organ pipe that would produce
adjust audible sound will be, adjust audible sound से मुराद क्या है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप है, F इज इक्वल टू V बाई 4L हो जाएगा। आपने लेंथ मालूम करें तो V बाई 4F की रेंज कर लें। वेलोसिटी 336 गिवन है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम आपके पास 2 बल्कि 20 हर्ट्ज है, ठीक है। और आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 4.2 मीटर। तो 164 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 165 है, इन स्टेशनरी वेव्स व्हेन एंटीनोड्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन द एनर्जी स्टोर्ड इन देम। याद रखिए अगर मैं स्टैंडिंग वेव्स की बात करूं, एक लूप है जिसमें ये पॉइंट एंटीनोड को और ये पॉइंट नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीनोड पे जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। मीन की तरफ अगर ये आएगा तो मीन पे एनर्जी काइनेटिक होगी, इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम आपके पास क्या होगी, वो दोनों एनर्जी की फॉर्म में होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एक्सट्रीम पे सिर्फ पोटेंशियल होगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 166 है, एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सब्टेंड्स एन एंगल ऑफ। याद रखिए हम कहते हैं कि एक सर्कल में, सर्कुलर पाथ में आर्क एक लेंथ आपके पास सबटेंड करती है। ये देखिए इस तरह एक सर्कल है, द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क दैट इज कॉल्ड एंगल थीटा, ठीक है। अब अगर आप आर्क की लेंथ बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते पूरा सर्कमफ्रेंस आप लेते हैं तो आपके पास जो टोटल एंगल कवर होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर कवर होगा। If the arc length becomes equal to the, if the arc length becomes equal to the circumference, the angle subtended at the center of the circle will be 2 pi radian. Option B correct है। 162 है, forward displacement, the potential energy of simple harmonic motion becomes 1/4 of its maximum value. Potential energy instantaneous जो है वो मैक्सिमम के मुकाबले में अगर 4 टाइम्स कम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस हाफ के स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बनेगा हाफ के x नॉट स्क्वायर। हाफ के कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर बाय 4, या स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो x नॉट बाय 2 बन जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। 168 है, a hoop and disk have the same mass and radius, the rotational kinetic energy of them will be related as। अगर आपके पास एक हुप है और दूसरा डिस्क है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन किस तरह आएगा, तो हम अगर डिस्क को पहले ले लें, डिस्क हमारे पास जो है रोटेशनल काइनेटिक फॉर द डिस्क वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर है। और याद रखिए यही वैल्यू आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप होती है अगर आप इसको लिखेंगे, क्योंकि हुप के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के बराबर सिर्फ होती है। तो अगर मैं इसको रिलेट कर दूं तो मेरे पास आ जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप और डिवाइड बाय दिस 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 169 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम हुज पीरियड इज 6.2 सेकंड्स एट अ प्लेस वेयर g is 10। सिंपल पेंडुलम का केस है, टाइम पीरियड 2 पाई l बाई g गिवन है। अगर हम स्क्वायर लेते तो t स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l बाई g। हमने l कैलकुलेट करना है तो l विल बी इक्वल टू t स्क्वायर g डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। टाइम पीरियड 6.28 गिवन था तो स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखे, g की वैल्यू 10 है, 4 पाई की वैल्यू 3.14, अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 9.8 बन जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट सेम आएगा, दे विल कैंसिल विद ईच अदर, सो लेंथ विल बिकम 10 मीटर। तो 10 मीटर लॉन्ग टाइम पीरियड का पेंडुलम का टाइम पीरियड 6.2 सेकंड्स का हो सकता है। 170 है, इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम एनर्जी ऑल आर कंजर्व, ठीक है। 171, टू वायर्स हैविंग लेंथ A of 1 मीटर एंड लेंथ B of 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अगर दो वायर है, दोनों की नेचर सेम है लेकिन लेंथ क्या है बेटा डिफरेंट है, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टिविटी, याद रखिए रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो अगर नेचर सेम है, नेचर पे डिपेंड करती, तो अगर नेचर सेम है
तो रेजिस्टिविटी का जो रेशियो आपके पास होगा दोनों के लिए वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 1 के बराबर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। 172 है, half life of the given sample is 11 years, it will reduce to 75 years of its original value after। अगर एक सैंपल का हाफ लाइफ 11 साल है, हमारे पास एक सैंपल है इन नॉट, टाइम t इक्वल टू 0 पे, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद इसकी वैल्यू क्या रह गई, हाफ, मतलब 50% जी डिके कर गया। सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद इसकी वैल्यू n नॉट बाय 4 मतलब 75% है जी, मतलब इस पे 2 हाफ लाइफ गुजर चुके हैं। एक हाफ लाइफ बेटा 11 साल का है तो 2 गुजरेंगे तो 22 इयर्स इस पे गुजरेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी ऑप्शन। 173 है, the minority charge carrier in n type semiconductors में majority charge carriers are electrons, minority are holes, ठीक है, vacancy of electron that is called holes, B ऑप्शन करेक्ट है। 174 है, the turns ratio of the transformer is equal to, ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो है बेटा वो है NS और NP, और ये हमेशा के लिए हम लिखते हैं VS और VP के बराबर या IP by IS। वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि करंट के साथ इनवर्स रिलेशन इसका बनता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है VS और VP गिवन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 175 है, इफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम बोथ लाई इन द XY प्लेन, देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल लाई इन R क्रॉस P। R क्रॉस P आपके पास एंगुलर मोमेंटम L के बराबर है। अगर ये दोनों XY प्लेन पे पड़े हो तो हमने एक बात पढ़ी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो हमेशा के लिए उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पे ए और बी पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये रिजल्टेंट आया है क्रॉस प्रोडक्ट से, तो अगर ये दोनों एक्स वाई प्लेन पे पड़े हो तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल एल विल बी अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। ये वो डायरेक्शन है जो कि एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, अलोंग द जेड एक्सिस होगा, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। 54 है, अगर आप ये x है और ये क्या बेटा y है, अगर इसके अलांग r है और इसके अलांग क्या है p है, तो r क्रॉस p से आएगा z इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो अलांग द z एक्सिस होगा, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू है, 1 किलोग्राम मास हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ। अगर एक मास है 1 किलोग्राम का और उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है तो कितने हाइट पे इसकी एनर्जी 1 जूल होगी। तो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर आपने हाइट मालूम करना है तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय mg के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हैं 1 जूल, मास कितना है 1 kg का है और g की वैल्यू आपने 10 ली है तो आपके पास 1/10 आ जाएगा जो कि 0.1 मीटर बनता है। तो एट ए हाइट ऑफ 0.1 मीटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 1 किलोग्राम मास के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1 जूल के बराबर होगी। तो बेटा ये सैचुरेटेड की डिस्कशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।